नमस्कार दोस्तों, मैं राम केवल सर पैरामाउंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे सही सलामत से होंगे। आज के इतिहास के चैप्टर में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सब सामाजिक विशेषता, धार्मिक विशेषता, आर्थिक विशेषता, इसके साथ ही साथ भवन निर्माण कला, जल निकास प्रणाली, उन लोगों की लिपि, इन सब चीज़ों का व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। तो आज बहुत ही मज़ेदार चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर यह है, क्योंकि यहाँ से हमेशा एग्जाम में कहीं से न कहीं, किसी न किसी एग्जाम में कहीं से न कहीं से यहाँ से जरूर प्रश्न आते हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें और हमें पूरा विश्वास है कि अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का यह सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विशेषताओं से संबंधित यह चैप्टर अब प्रारंभ होने जा रहा है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, इसमें पहली विशेषता जो है वह सामाजिक विशेषता है। सामाजिक विशेषता का मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था, वो लोग कैसे रहते थे, कैसे उनका खान पान था, क्या पहनावा था, कैसा उनका समाज था। तो पहला ही इसमें हम लिखे हैं समाज कैसा था। तो उन लोगों का समाज, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। वहाँ महिलाओं को मान सम्मान की स्थिति प्राप्त थी। इसके बाद नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख खेल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख खेल क्या था? तो चौपड़। एक खेल खेलते थे वो लोग, चौपड़। चौपड़ का खेल इन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण खेल था। चौपड़, जिसको पासा भी कहते हैं, ये खेल खेलते थे। और समाज में भी बताया है, उनका समाज था मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक, लेकिन ध्यान दीजिएगा, मातृसत्तात्मक तो था ही, इन लोगों का समाज नगरीय भी था। नगरीय सभ्यता थी यह। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और प्रमुख खेल इन लोगों का चौपड़ था। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था 3 भागों में विभाजित था। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, 3 प्रकार का समाज इन लोगों का बटा था। साथ ही साथ इसमें अन्य विशेषताओं को पढ़ेंगे तो महिलाएं श्रृंगार प्रिय थी, वो शौक श्रृंगार करती थी। और खान पान में उस समय शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी, और कुछ लोग केवल शाकाहारी, अर्थात शाकाहारी भी थे लोग, मांसाहारी भी थे और सर्वाहारी भी थे लोग। तो इस तरह से हम लोग सामाजिक विशेषताओं को पढ़ें। इसके बाद है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मरने के बाद शव को किस तरह से वो लोग उसका अंतिम संस्कार करते थे। तो अंत्येष्टि संस्कार वहां पर 3 प्रकार से था। 3 प्रकार से वो लोग करते थे अपना शव का दाह संस्कार। कहीं कहीं पूर्ण समाधान की प्रक्रिया थी। पूर्ण समाधान, इसका मतलब ये होता है कि मरने के बाद मृतक के पूरे शरीर को जमीन में दफन कर दिया जाता था। उसे पूर्ण संस्कार कहा जाता था, पूर्ण अंत्येष्टि संस्कार या पूर्ण समाधान। दूसरा था आंशिक समाधान। आंशिक समाधान का मतलब ये होता है कि कुछ स्थल पर यह भी प्रक्रिया थी कि मरने के बाद शव को खुला छोड़ दिया जाता था और उसके बाद पशु पक्षी जो थे उस शव को अपना खाते थे और खाने के बाद शेष बचे हुए शव को दफनाते थे। तो उस विधि को हम कहते थे आंशिक समाधान। और कहीं कहीं अंत्येष्टि, कहीं कहीं मतलब दाह संस्कार वाली विशेषता थी, मतलब शव को जलाने की विशेषता प्रणाली। तो इस तरह से 3 विधियां प्रचलित थी सिंधु सभ्यता में। तो यह हम लोग पढ़े सामाजिक विशेषता, जिसमें यहाँ से एक प्रश्न अक्सर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था। ध्यान दीजिएगा, प्रमुख खेल क्या था? चौपड़। इसके बाद नेक्स्ट है धार्मिक विशेषता। धार्मिक विशेषता तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा
एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लिख दिए यहाँ पर। पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण नदी, ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रमुख पूछेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। चाहे महत्वपूर्ण नदी पूछे चाहे प्रमुख नदी पूछे, महत्वपूर्ण नदी पूछेगा तब भी सिंधु नदी हो जाएगी, और प्रमुख नदी पूछेगा तब भी सिंधु नदी ही हो जाएगी, सिंधु नदी। तो ये हो जाएगा। पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता के सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो सिंधु सभ्यता के सबसे प्रमुख देवता थे पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ जो थे यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख देवता थे, और इन्हीं को जॉन मार्शल ने आद्य शिव का नाम दिया है। आद्य शिव इन्हीं को कहा जाता था, आद्य शिव। आद्य शिव इनको किसने नाम दिया है, जॉन मार्शल ने नाम दिया है। जॉन मार्शल ने इनको आद्य शिव के नाम से संबोधित किया है। तो सबसे प्रमुख देवता। पूछ जाता है सिंधु सभ्यता के सबसे पवित्र पशु, तो सिंधु सभ्यता का सबसे पवित्र पशु जो था कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड, यह सिंधु सभ्यता का सबसे पवित्र पशु था। पूछ देता है सबसे पवित्र वृक्ष कौन सा था, सिंधु सभ्यता का सबसे पवित्र वृक्ष जो था वह पीपल था, पीपल। इसके बाद कभी कभी ये भी पूछ देता है कि स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है, सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, डिटेल में पढ़े थे, मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो। पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता में जो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है उसका प्रतीक क्या है, वो किस रूप में उसको जाना जाता है, तो सूर्य उपासना में इसका प्रयोग करते थे, सूर्य उपासना, सूर्य उपासना। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण जो तथ्य थे सिंधु सभ्यता से संबंधित ये तथ्य थे, और जिसमें आप लोग जो भी इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं उसको पढ़े। नेक्स्ट हम लोग सिंधु सभ्यता के आर्थिक विशेषताओं को पढ़ेंगे। आर्थिक विशेषताओं को ध्यान से सुनिए आप लोग। आगे की विशेषताओं में आर्थिक विशेषता, आर्थिक विशेषता को जब पढ़ेंगे तो यहाँ से भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सामने आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। उन तथ्यों को देखिए एक बार ध्यान से। सबसे प्रमुख व्यवसाय, आर्थिक विशेषता में पहला पॉइंट मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या था, रोजी रोटी का साधन उनका। तो क्योंकि नगरीय सभ्यता थी तो व्यापार वहां पर प्रमुख व्यवसाय था, व्यापार, और बाद में कृषि, तो व्यापार व कृषि ये हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रमुख खाद्यान्न फसलें, तो प्रमुख खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी फसलों को उगाते थे, तो गेहूं और जौ हो जाएगा, गेहूं और जौ, ये प्रमुख खाद्यान्न फसलें थी। अन्य फसलों में कौन कौन सी अन्य फसल थी, तो खरबूज उगाते थे लोग, खरबूज, तरबूज, राई आदि ये सब उगाते थे लोग। नेक्स्ट है किस फसल की खोज की, सिंधु सभ्यता के निवासी कौन सी ऐसी फसल थी जिसको सबसे पहले लोग उगाए, अर्थात कौन सी ऐसी फसल थी जिसकी खोज सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया, तो वह फसल हो जाएगी कपास। पूरे विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने किया था। नेक्स्ट है व्यापार करने का आधार, तो इनका व्यापार जो होता था वस्तु विनिमय के द्वारा होता था, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का शाब्दिक अर्थ होता है अदला बदली, जिसे हम लोग लेन देन भी कहते हैं। एक सामान दे करके और दूसरा सामान ले लेना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर वे लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, व्यापार करते थे। नेक्स्ट है मोहरें सर्वाधिक बनी होती थी, तो इसमें सिंधु सभ्यता में सेलखड़ी की सर्वाधिक मोहर बनी होती थी, इसी की सबसे ज्यादा मोहरें मिली हैं, सेलखड़ी की सर्वाधिक मोहर बनी होती थी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा, पूछ देता है गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य या पत्तन का प्रमुख साक्ष्य, या किस जगह पर पत्तन था, किस जगह पर गोदीवाड़ा था, किस जगह पर बंदरगाह था। तो गोदीवाड़ा पूछ दे, पत्तन पूछ दे या बंदरगाह, तो तीनों ये एक ही चीज होता है, ध्यान दीजिएगा,
ये तीनों एक ही चीज होता है, चाहे गोदीवाड़ा पूछे, चाहे पत्तन पूछे और चाहे बंदरगाह पूछे। तो यह हो जाएगा आपका लोथल हो जाएगा, लोथल। और सुरकोतदा, लोथल और सुरकोतदा दो जगह सिंधु सभ्यता में बंदरगाह थे, या पत्तन थे, या गोदीवाड़ा थे। लेकिन यदि प्रमुख बंदरगाह पूछ देता कि सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो यह लोथल हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न जो आर्थिक विशेषता से संबंधित जो तथ्य है, तो यह है चावल का साक्ष्य मिला है। बार बार हम बताते हैं चावल से संबंधित। यदि पूछ देगा कि मानव द्वारा चावल उगाने का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, मानव द्वारा, सिंधु सभ्यता का नाम नहीं है यहाँ पर मानव द्वारा पूछ रहा है। तो मानव द्वारा जब पूछा जाएगा तो चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा हो जाएगा, या फिर अब तो लौरा देव हो गया है, जो मानव द्वारा चावल का अति प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। लेकिन यदि पूछ दे सिंधु सभ्यता में चावल का साक्ष्य मिला है, तो सिंधु सभ्यता में, क्योंकि हम सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता से संबंधित यह पॉइंट होगा। तो सिंधु सभ्यता में चावल का साक्ष्य मिला है तो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है, लोथल। और एक जगह और है रंगपुर मिला है, रंगपुर। ये दो ऐसे स्थल हैं जहाँ पर सिंधु सभ्यता में चावल का साक्ष्य मिला है। यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है, यहाँ से धान की भूसी मिली है। तो इस तरह से आर्थिक विशेषता के अंतर्गत हम लोग पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख आर्थिक विशेषताएं। अब हम लोग आगे की विशेषता पढ़ेंगे, तो आप लोग ध्यान से आगे की विशेषता देखिए। नेक्स्ट विशेषता के अंतर्गत हम लोग सिंधु सभ्यता के भवन निर्माण कला व जल निकास प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। सड़कें कैसी थी, नालियां कैसी थी, ईंटों का कैसा आकार था, इन सब चीजों को हम लोग व्यवस्थित देखेंगे। तो भवन निर्माण में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवन होते थे, घर होते थे, पक्की ईंटों के बने होते थे। पक्की ईंटों के 2 मंजिले मकान भी मिले हैं, कच्ची ईंटों के भी मिले हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि सिंधु सभ्यता में प्रत्येक घर में एक शौचालय, एक रसोई घर बना होता था, एक स्नान घर भी बना होता था। साथ ही साथ हर एक घर में व्यवस्थित एक प्रकार से जितने भी मकान होते थे, जैसे आज शहरों में होता है, वैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी अपने घरों को बनाते थे एक डिजाइनिंग में, एक आकार में, जिसे हम लोग ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। मकान जो होते थे, घर जो होते थे, ग्रिड पद्धति पर बने होते थे। उसके बाद है जल निकास प्रणाली। तो जल निकास प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। दोस्तों इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो जल निकास प्रणाली थी, जितनी उचित व जितनी बढ़िया ढंग से जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता में थी, वैसी विशेषता उस समय की तत्कालीन विश्व की किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी समुचित जल निकास प्रणाली। जल निकलने का बहुत ही व्यवस्थित ढंग से वो लोग उसका व्यवस्था किए थे। प्रत्येक घर के अंदर से पक्की ढकी हुई नाली गली के नाली में जाकर मिलती थी, गिरती थी। हर गली में दोनों तरफ पक्की व ढकी हुई नालियां बनी होती थी, और वो नाली बड़ी नाली बड़े नाले में जाकर गिरती थी। इस तरह से पूरे शहर से जल को आसानी से बाहर निकाल दिया जाता था। तो जल निकास प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। यदि पूछ जाए कि निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी, सबसे अच्छी विशेषता थी, यदि भवन निर्माण भी इसमें विकल्प में है, जल निकास भी है, तो आप जल निकास को ही लगाएंगे। जल निकास प्रणाली की जो विशेषता है, वैसी विशेषता उस समय किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। तो ये जल निकास पढ़े हम लोग। नेक्स्ट है सड़कें। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एकदम सीधी होती थी। अब सीधी का मतलब जैसे आजकल हम लोग चलते हैं तो ऐसे जा रहे हैं, जो सड़क है, और कहीं मुड़ना तो बिल्कुल ऐसे यू टर्न हो जाता है, फिर इधर मुड़ना है तो ऐसे चले जाते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें जो होती थी बिल्कुल सीधी होती थी, सीधी। यदि मुड़ना है तो बिल्कुल सीधे ऐसे मुड़ती थी, इधर को मुड़ना है तो बिल्कुल सीधे, और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब होता है
जैसे इधर से कोई आदमी आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो दोनों मिलते थे, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एक कोण बन जाता था। तो सड़कें सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उसके बाद जो घरों का मुख्य दरवाजा होता था, मुख्य सड़क की ओर न खुल करके बाहर गली में खुलता था, पीछे की ओर खुलता था गली की तरफ। इसके बाद नगरों का आकार कोई देता है, नगरों का आकार कैसा था, तो जो शहर या नगर होते थे मैक्सिमम आयताकार होते थे, आयताकार, अधिकतर आयताकार होते थे, कहीं कहीं वर्गाकार भी होते थे, लेकिन आयताकार ज्यादा होते थे। नेक्स्ट है ईंटों का आकार, तो ईंटों का आकार आयताकार ही ज्यादा होता था, क्योंकि ईंट का आकार आयताकार होता ही है, लेकिन कहीं कहीं से वक्र के आकार की भी ईंटें मिली है। उसके बाद पूछ देता है ईंटों का अनुपात, तो ईंटों का अनुपात जो था 4:2:1 था, अर्थात ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ईंट की अर्थात ऊंचाई मतलब मोटाई। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक विशेषताओं को पढ़े हम लोग, और इसके बाद नेक्स्ट अब पढ़ेंगे लिपि संबंधी विशेषता। नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत हम लोग सिंधु सभ्यता की लिपि संबंधी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि सिंधु सभ्यता में लिपि कैसे थी, वो कैसे लिखने का प्रयोग करते थे, किस तरह से लिखते थे। तो लिपि संबंधी विशेषता में है सिंधु सभ्यता की लिपि। पहला ही यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो पूछ देता है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो यह भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, भावचित्रात्मक, उन लोगों की लिपि भावचित्रात्मक थी। नेक्स्ट है सिंधु लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया। जो लिपि थी भावचित्रात्मक, भावचित्रात्मक का अर्थ होता है कि भावचित्रात्मक का नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लिपि संबंधी विशेषता। सिंधु सभ्यता में लिपि संबंधी विशेषताओं को अध्ययन बहुत ही एक सरल व अच्छे ढंग से देखिए ध्यान से। सिंधु सभ्यता की लिपि, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। भावचित्रात्मक, भावचित्रात्मक का मतलब यह होता है कि वे लोग जो भी चीजें लिखना होता था तो उसका एक संकेत बना देते थे, और उस संकेत को देख करके एक भाव उत्पन्न होता था, उस चित्र को देख करके एक भाव, एक अर्थ उत्पन्न होता था, और उसी के द्वारा वो समझ जाते थे कि क्या लिखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप जाते हैं कहीं रोड पर, तो यदि रोड पे जा रहे हैं तो रोड के किनारे किसी बोर्ड पे ऐसे सिंबल बना हुआ है, तो हम बिना पढ़े बिना किसी के बताए समझ जाते हैं कि आगे यह रेलवे की पटरी है। सपोज दैट आगे फिर बढ़े हम लोग, फिर इस तरह से सिंबल बना है तो हम समझ जाते हैं कि आगे मुड़ना है, हमको दाहिने तरफ मुड़ना है, बिना किसी लिखावट के बस संकेत को देख करके समझ गए। यदि हम कोई ऐसा संकेत देख लिए जहाँ पर इस तरह से हड्डी एक दूसरे को क्रॉस करते हुए हड्डी बनी है, तो समझ जाएंगे कि बिजली का खतरा है, बिना किसी चीज के लिखे हुए ही समझ जाते हैं। तो इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी अपनी लिपि में चित्र को बना देते थे, और उस चित्र का एक अर्थ होता था। जितने भी चित्र होते थे हर एक चित्र का एक अपना एक अलग अर्थ होता था। तो इस तरह से उनकी लिपि भावचित्रात्मक थी। इस लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया जिस विद्वान ने, उसका नाम था L.A. वेडल। L.A. वेडल नामक विद्वान ने इसको सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पढ़ नहीं पाया। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन पढ़ने का प्रयास सबसे पहले किसने किया, वेडल नामक विद्वान ने। नेक्स्ट है सिंधु लिपि को लिखने की शैली, कैसे लिखा जाता था, तो सिंधु लिपि जो थी दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। ऐसे जैसे मान लीजिए दाएं से बाएं, तो ये दाएं है, दाएं से ऐसे बाएं। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि लेख यदि एक से अधिक लाइनों का होता था तो अगली लाइन से बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, इस तरह से लिखा जाता था सिंधु सभ्यता की लिपि को। नेक्स्ट है
सिंधु लिपि में कुल संकेत कितने थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लिपि थे, जैसे हम लोग के हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कि कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, अंग्रेजी में कितने स्वर हैं, टोटल मतलब वर्ड है। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 36 क से लेकर य तक, 13 अ से लेकर ह तक, अंग्रेजी में 26। उसी तरह से सिंधु लिपि में कुल संकेत जो थे इन लोगों के 400 के लगभग संकेत मिलते हैं। कितने संकेत मिलते हैं? 400। और इस तरह से हम लोग लिपि संबंधी विशेषताओं को पढ़े। और नेक्स्ट हम लोगों की विशेषता है सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। दोस्तों, आज सिंधु घाटी सभ्यता का यह अंतिम टॉपिक आ गया है और अंतिम पड़ाव पे हम लोग आ गए हैं सिंधु सभ्यता को पढ़ते पढ़ते। और अंतिम जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं ध्यान से। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, जिस सभ्यता का लगभग 2000 साल तक, जैसे 2350 से लेकर के 1750, लगभग 500 से 600 जो साल तक इनका अस्तित्व रहा, उस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, वह सभ्यता कैसे विलुप्त हो गई, उन सब चीजों के बारे में भी विद्वानों ने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं। उनमें एक रूपता नहीं है, तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग अपने विचार हैं। तो उसमें मार्शल व मैके साहब, जॉन मार्शल और मैके, ये विद्वान हैं। इनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण था बाढ़ था। बाढ़ के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ये दोनों लोग मानते हैं। लेकिन वहीं गार्डन चाइल्ड व व्हीलर कहते हैं, गार्डन चाइल्ड व व्हीलर नामक विद्वान कहते हैं विदेशी आक्रमण। और विदेशी में वो लोग आर्यों के आक्रमण को मानते हैं कि आर्य आए और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का विनाश कर दिए, सर्वनाश कर दिए, और उन्होंने एक अलग सभ्यता का निर्माण किया जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो गार्डन चाइल्ड व व्हीलर नामक विद्वान ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था आर्यों का आक्रमण। लेकिन फिर जॉन मार्शल साहब अपना एक अलग मत देते हैं कि भूकंप के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पतन हुआ, उनका अस्तित्व समाप्त हुआ। तो इस तरह से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को पढ़े। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पूरे जो भी टॉपिक बनते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो प्रमुख तथ्य बनते हैं, उन सभी को व्यवस्थित क्रम से एक बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से इसको पढ़े। और हमें आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोगों को आज का क्लास पढ़ लेंगे तो पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता को एकदम व्यवस्थित ढंग से समझ में आ जाएगा आपको। और एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग किस क्रम में पढ़े थे। पहला दिन जो पहला चैप्टर था, पहला पार्ट था सिंधु घाटी सभ्यता का, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़े थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल पढ़े थे, कैसे इसकी खोज हुई थी, किसने किया था इसकी खोज, और कार्यकाल पढ़े। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण पढ़े। इसको 5 नामों से जाना जाता है। जैसे पहला हड़प्पा सभ्यता, फिर सिंधु सभ्यता, फिर कांस्य युगीन सभ्यता, फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता, और अंतिम में था प्रथम नगरीय क्रांति। इसके बाद हम लोग उसके आगे पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी स्थल को पढ़े थे, सबसे बड़ा, सबसे छोटा स्थल, और कितने देशों तक इसका विस्तार था, उसके समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी, इन सब चीजों को पढ़े थे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल व नदियां। प्रमुख स्थल व किस नदी के किनारे वो स्थल स्थित है उसको पढ़े थे। इसके बाद प्रमुख धातुओं को पढ़े थे, और उसके बाद पढ़े थे प्रमुख स्थल और उन स्थलों से प्राप्त वस्तुओं को पढ़े थे। इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की आज की क्लास में विशेषताओं को पढ़े थे, जिसमें आप लोग प्रमुख रूप से पढ़े सामाजिक विशेषता, धार्मिक विशेषता, आर्थिक विशेषता। इसके बाद भवन निर्माण संबंधी विशेषता, लिपि संबंधी विशेषता, और अंतिम में पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। तो इस तरह से हमारा आज का यह टॉपिक, आज का सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर समाप्त हुआ। हमें ऐसा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और जाते जाते आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इससे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा। और अंत में मैं यही कहूँगा, आप सबका दिन शुभ हो। सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।